ऑक्शन आप सब लोग जानते हो, हिंदी में बोलो तो नीलामी। यस, नीलामी वर्ड सुना है ना कि हाँ नीलामी हो रही है। किसी ने एक तो वीडियोस ऑन कर लो, सभी जने जो भी यहाँ प्रेजेंट है, जो रास्ते में है दैट इज अ सेपरेट थिंग, अदरवाइज वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, ऑक्शन की सर नीलामी। नीलामी क्या कि सर हो ये रहा है, मान लो हमारा जश शाह है। जश शाह के दादाजी के पास में एक बहुत ही एंटीक वॉल क्लॉक थी। ठीक है, जो कि आजकल देखने को मिलती ही नहीं है। ग्रैंडपा क्लॉक, ठीक है, एंटीक वॉल क्लॉक थी, जो कि जिसमें से वो मुर्गा बाहर आके, और उस जमाने में आज से 100 साल पहले कुकड़ू को बोलता था, वैसी क्लॉक थी। ठीक है, वो आज भी रनिंग कंडीशन में है। तो जज शाह क्या है, उसको बेचना चाह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं, ऐसे अखबार में एडवर्टाइजमेंट देगा तो थोड़ी ना कोई, मतलब हर कोई वो सब 99% लोग तो बोलेंगे कि ये क्या है, इतनी पुरानी घड़ी हम महंगे प्राइस में क्यों खरीदें। तो यानी कि उसका सही वैल्यूअर चाहिए जज शाह को, जो उसकी वैल्यू करे और उसको मार्केट में सही आदमी तक बेचने में मदद करे। तो जज शाह ने क्या किया, एक ऑक्शन हाउस की मदद ली। ऑक्शन हाउस या ऑक्शनियर कुछ भी बोल लो, उसकी मदद ली, जो कि ऑक्शंस कंडक्ट करते रहता है, जहां पर काफी सारे पुरानी चीजों के कदरदान आते हैं और खरीदते रहते हैं। ठीक है। तो सर ऑक्शनियर कर क्या रहा है, वो जज शाह के एजेंट के तौर पे ही तो माल को बेच रहा है, और क्या कर रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग दी ही इज रिप्रेजेंटिंग जज इन फ्रंट ऑफ जो भी खरीदने आए हुए हैं उनको। ठीक है सर। तो सर ऑक्शनियर बोलता है, जैसे प्रोसेस क्या होता है समझो। ऑक्शनियर बोलता है कि ये दादाजी वाली वॉल क्लॉक जो है बहुत पुराने जमाने की, 100 साल पुरानी है, वर्किंग कंडीशन में, बहुत मतलब ऐसे दुनिया में कम पीसेस बने वगैरह, जो भी डिटेल्स देनी है। उसके बाद में कहता है कि हाँ सर बोली लगाइए, या तो कहेगा बोली लगाइए, या फिर कहेगा 1 लाख रुपए से बोली शुरू कीजिए। यानी 1 लाख से कम कोई बोली नहीं लगा सकता, 1 लाख से ऊपर की ही बोली लगानी। ठीक है, दोनों में से रिजर्व प्राइस भी रखी जा सकती है, और नॉन रिजर्व से भी चालू करी जा सकती है। तो यहाँ वाले जितने भी लोग बैठे हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड ए, जो भी है, ए बी सी, वो सब बोली लगाते हैं। कोई एक बोली लगाता है 1,05,000, 1,02,000, 1,10,000, इस तरीके से। ठीक है सर। तो सर जो भी बोली लगा रहा है वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। ठीक है, ऑफर 1,02,000। ठीक है, किसी और ने बोला 1,05,000, किसी और ने बोला 1,10,000, किसी और ने बोला 1,20,000। तो 1,20,000 से ऊपर कोई बोल नहीं रहा था। ठीक है सर। तो 1,20,000 पे, अब ऑक्शनियर को तुमने देखा है कभी, 1,20,000 एक, 1,20,000 दो, 1,20,000 तीन, ठाक करके वो हथौड़ा मारता है। और जब वो हथौड़ा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ये बहुत ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हथौड़ा मारना इज नॉट कि हाँ उसने ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया। ऑफर का एक्सेप्टेंस कब होगा, जब वो हथौड़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ठग करके वापस आ जाएगा ना, मार के वापस आ जाएगा, तब वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ हुआ माना जाएगा। और जब वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ हुआ माना जाएगा, तो सर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है सर। तो फिर सर मतलब जो भी खरीद रहा है 1,20,000 में, और जो जज शाह बेच रहा है, उनके बीच में ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होके फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर। अब इसमें हाँ सुहान बोल, क्या हुआ। सर जो ऑफर ऑक्शनियर है वो ऑफर ही है कि ऑफर है? ऑक्शनियर जो है, उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया है कि आइए मेहरबान कदरदान, आइए ऑफर दीजिए इसके लिए। वो इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है, जो लोग बोली लगा रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं। और जब ऑक्शनियर उसको 1,20,000, 1, 2, 3 करके ठग करके वापस वो ऊपर आता है, तो वो एक्सेप्टर है। ठीक है, यानी ठीक ये है। तो हो गए ऑफरर, ऑक्शनियर हो गया ऑफरी, और ऑफर ही तो एक्सेप्टर होता है, जिसे ऑफर दिया जा रहा है वही तो एक्सेप्टर होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलिए अब इंट्रिकेसी समझो इसकी। ठीक है सर। इंट्रिकेसीज ये होती है कि हमारा जज शाह बड़ा ही भोला आदमी है। ये भोला आदमी वीडियो ऑन कर, सुहान गोयल तू भी कर, देवांश तू भी कर, कनव तू भी कर, एंसल अब तो कर ले। ठीक है,
चलो आ जाओ। तो जश शाह हमारा क्या भोला आदमी है, ये इतना भोला है कि इसने दिमाग में क्या सोचा कि एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग बोली लगाने आ रहे होते हैं ना, उसमें मैं 4 आदमी खुद के भी बिठा देता हूँ, 3 आदमी खुद के बिठा देता हूँ। ठीक है, इसके खुद के लोग बैठ गए PQR, भीड़ में बैठ गए। हाँ, जैसे कोई 1,02,000 बोलता, ये पी बोल देता 1,05,000। यानी कि गलत तरीके से प्राइस रिगिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये लोग मिलके, जज शाह को ज्यादा वैल्यू दिलाने के लिए? गलत तरीके से कर रहे हैं ना। यदि इस तरीके से किया गया तो ये जिसने भी महंगे प्राइस पे, जो जेन्युइन बायर था जिसने महंगे प्राइस पे खरीद ली इन सब प्रोसेस के कारण, वो फिर क्या करेगा? जेन्युइन प्राइस के कारण वो फिर क्या करेगा? वो, उसको पता पड़ता है कि ऐसा कुछ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन इस काम को लीगली भी किया जा सकता है। इस काम को लीगली भी किया जा सकता है। कैसे? जज शाह यदि ये ऑक्शन होने से पहले बता दे, खुली टर्म्स में बता दे कि मैं खुद भी आई कैन माई सेल्फ बिड इन टू दी ऑक्शन। ठीक है, माई सेल्फ और थ्रू एनी पर्सन आई कैन बिड इन टू दी ऑक्शन। ठीक है, और फिर बाकी लोगों को नॉलेज है, पता है, उसके बाद में भी वो सब कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीगली करना है यदि ये काम करना है तो, अदरवाइज नहीं। अननेसेसरी फालतू की प्राइस रिगिंग नहीं करनी है। चलिए, अच्छा, ऑक्शनियर जब डील फाइनल हुई उसके लिए, एक तो मैंने तुमको हथौड़ा बताया कि हथौड़ा नीचे जाके ऊपर अपनी पोजीशन में आ जाए तब। और भी तरीके होते हैं जिससे वो बाय शो ऑफ हैंड ऐसे कर देता है, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, या मतलब या तो ऊपर या नीचे जो भी होता है, वो इशारा करके और उस डील को फाइनल हुआ हुआ मान लेता है। तो वो भी तरीके होते हैं। ठीक है, ध्यान, जरूरी नहीं है हर जगह हथौड़ा ही चलेगा। ठीक है सर। तो अब ये ये चीज वैसे तो गलत होती है, लेकिन यदि ये बता रहा है कि मैं खुद भी बिड कर सकता हूं तो फिर कर सकता है, अदरवाइज खुद बिड नहीं कर सकता है। मिनिमम प्राइस का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो बेसिक चीजें हैं उसके साथ में आओ, अपन इसको पढ़ना चालू करते हैं। ऑक्शन सेल सेक्शन 64 कभी कभार आता है इसमें से क्वेश्चन। पढ़ भाई, कौन पढ़ेगा आज? आज कौन पढ़ेगा? ऋचा जी, लेट कैसे हुए आप? तो मेरा फ्रेंच क्लास था, मैं अभी भी घर में पहुंची। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज पढ़ेंगे अपने एंसल जी पढ़ेंगे। एंसल पढ़ भाई, ऑप्शन से। सर एक मिनट, हाँ, मैं चार्जर लगाता हूँ फिर अच्छा कोई बात नहीं, जश शाह तू चालू कर। Yes, sir. An auction is a special public sale where goods are offered to be taken by the highest bidder from among the public. The ठीक है। auctioneer is the person who sells the goods by auctioning. By auction is an agent of the seller, usually proposed by the advertised and on decided date and time. The intended buyer assembles and makes successful bids in order to outbid each other. The process comes to an end when the highest bid is accepted by the auctioneer by the fall of hammer in some other approved method. और इन सम अदर अप्रूव्ड मेथड, हाथ उठाना, हाथ गिराना, 1 2 3 ऐसे कर देना, मुंह से 1 2 3, उंगलियों से 1 2 3 ऐसे कर देना, जो भी दूसरा कोई अप्रूव्ड तरीका है उससे भी कर सकते हैं फॉल ऑफ हैमर के अलावा। ठीक है, ऑक्शन सेल्स के रूल्स देखो, ये है पॉइंट है, पर इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, इसलिए इसको पढ़ के नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, पढ़ भाई। Where goods are sold in lots, in this case of sale by action, where goods are put in sale in lots, each lot is a primia facie deemed to be the subject matter of a separate contract of sale. इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। ये वर्ड पहले भी आया हुआ है, प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट। कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज है तो अदरवाइज, अदरवाइज नहीं तो प्राइमा फेसी। देखो ऐसा है
ये ऑक्शन हाउस है, उसने लॉट्स बना दिए कि लॉट नंबर 1 में दादाजी वाली घड़ी होगी, एक चश्मा होएगा पुराना विंटेज, एक पुरानी कार होएगी। लॉट नंबर 2 में ये 3 चीजें होंगी। लॉट नंबर 3 में ऐसा होएगा। तो यदि गुड्स को लॉट्स में बेचा जा रहा है, लॉट नंबर 5 में, लॉट नंबर 4 में पुराने जमाने के चल्लू हालत में पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे, पीसी एक्सटी, पीसी 80, ठीक है, जो कि कलेक्टर्स एडिशन है। तो सर यदि चीजों को लॉट्स में बेचा जा रहा है तो हर लॉट ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी, हर लॉट के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट विद द हाईएस्ट बिडर बनेगा। ये बात ध्यान रखना, कोई सारे लॉट का एक ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, हर लॉट के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीशन ऑफ सेल। Completion of sale. The sale is completed when the auctioneer announces it by the all of hammer or in any other customary manner. Till such completion, any bidder can revoke or retract his bid. फॉल ऑफ हैमर, भाई मैंने ऑफर दिया 1,20,000, तो फॉल ऑफ हैमर होके वापस अपनी पोजीशन में आएगा। ठीक है। तब वो ऑफर का एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा जब हैमर अपनी नीचे आके अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है सर। अब फॉल ऑफ हैमर का मतलब ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस। यस सर। तो ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती तब तक। ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस कब आ रही है? हथौड़ा जब नीचे पहुंच के वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तब वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सर तो यदि ऑफर देने वाले को 1,20,000 जिसने ऑफर दिया है हाईएस्ट, उसको लगता है मैंने ज्यादा ऑफर दे दिया है, ज्यादा पैसे की बोली लगा दी है, वो अपना ऑफर रिट्रैक्ट करना चाहता है, तो कर सकता है क्या? हाँ सर, जब तक कि उसका एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता उससे पहले वो अपना ऑफर रिवोक कर सकते हैं। यानी हथौड़ा नीचे पड़ के ऊपर आए उससे पहले इसको बोलना है भाई नहीं नहीं भाई मैं अपना ऑफर रिवोक करता हूँ। उससे पहले बोल देगा तो बच जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद में बोला तो नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर तो अब ऑनर करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 पढ़ भाई। Rights to bid may be reversed by seller. Where a seller expressly reserves his rights to bid, he may do so either by himself or by appointing a person to bid on his behalf. ठीक है। राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड बाय द सेलर। मैंने कहा था ना कि कई बार सेलर खुद भी बिडिंग कर सकता है, उसको लगता है कि यार ये लोग अननेसेसरी मेरी प्राइस को नीचे ले जाके बहुत नीचे से बोली कर रहे हैं या प्रॉपर दाम नहीं लगा रहे हैं, तो वो राइट टू बिड खुद भी बिड कर सकता है, लेकिन अबेयंस में नहीं कर सकता, छुपा के नहीं कर सकता, किसी और के थ्रू नहीं कर सकता, अन्य बिना बताए। ठीक है। यदि उसने रिजर्व कर दिया कि मैं भी बिड करूंगा तो फिर खुल के करे, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर अ सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स हिज राइट टू बिड, ठीक है, he may do so either by himself, या तो खुद, और by appointing a person। जैसे कि वो भीड़ में घुसा दिए थे, वो पहले तो गलत घुसाए थे लेकिन सबको बता के घुसा रहा है, तो फिर तो लोगों को पता ही है ये सेलर के बिहाफ पे ही बिड कर रहा है। ठीक है। और अब by appointing a person to bid on his behalf, यानी कि सबको बता के कर रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर किया जा सकता है, समझने वाली बात ये, लीगली किया जा सकता है, इलीगली गलत तरीके से प्राइस रिगिंग पर प्राइस बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। Where the sale is not notified by the seller regarding the right to bid, कहने का मतलब उसने नोटिफाई किया ही नहीं कि मैं खुद भी बिड करूंगा, सेलर ने ऐसा नोटिफाई ही नहीं किया लेकिन बिड कर रहा है। उस केस में क्या होगा? मैंने कहा ना, फिर वो गलत कर रहा है और बाद में पता पड़ता है, जिसने भी एंड में खरीदा उसको बाद में पता पड़ता है कि ये तो इसने अपने आदमी घुसा दिए बीच में, तो फिर वो बीच में आ, नहीं कर, मतलब उसने यदि ऐसे कोई गलत तरीके से एग्रीमेंट बना लिया तो वो गलत एग्रीमेंट है, उसको बाद में खत्म किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है हाईएस्ट बिडर के द्वारा। पढ़ भाई इसको। Yes, sir. Where sale is not notified by the seller regarding right to bid. Where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such rate, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller
or any such person and any such person, and sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. बायर आप पे फ्रॉड का इल्जाम लगा सकता है, और ऑक्शनियर को भी ध्यान है कि ये सेलर के ही आदमी है या सेलर ऐसा कर रहा है, तो उसको सेलर या सेलर के आदमियों की बिड नहीं लेनी है जब उसने सेलर ने नोटिफाई नहीं किया कि मैं भी बिडिंग करूंगा, मेरा भी राइट टू बिड है। ठीक है। जश शाह आज मोबाइल से पढ़ रहा है क्या? तो फिर इतने बारीक अक्षर है क्या कि देखना पड़ता है नीचे झुक झुक के? अरे सर, थोड़े चश्मे के नंबर है। अरे बाप रे, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व्ड प्राइस पढ़ भाई। Yes, sir. The seller may notify that the sale is subject to reserve price or upset price below which the goods will not be sold. ठीक है। रिजर्व प्राइस 1 लाख से नीचे की बोली नहीं लगानी है, 1 लाख से स्टार्ट कीजिए। तो रिजर्व प्राइस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ही मे नोटिफाई दैट द सेल इज सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस, और अपसेट प्राइस भी बोला जाता है इसको, बिलो विच द गुड्स विल नॉट बी सोल्ड, इसके नीचे गुड्स सेल नहीं होंगे। ठीक है। प्रिटेंडेड बिडिंग, वही लोगों को अपॉइंट कर देना। पढ़ भाई। Pretended bidding. If the seller makes pretended bidding by appointing people who do not intend to purchase the goods but make bids in order to raise the bid in auction, the sale is voidable at the option of the buyer. ठीक है। इफ द सेलर मेक्स प्रिटेंडेड बिडिंग बाय अपॉइंटिंग पीपल हु डू नॉट इंटेंड टू परचेज द गुड्स, जिनका कोई इच्छा नहीं है गुड्स को परचेज करने का, बट वो जिसे कहते हैं ना फर्जीवाड़े में बिड्स लगा रहे हैं, बट मेक्स बिड्स इन ऑर्डर टू रेज द बिड्स प्राइस रिगिंग के लिए, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। वो चाहे तो कंटिन्यू करे, चाहे तो खत्म कर सकता है। ऊपर भी अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि वो उसको पता पड़ता है कि आपने गलत तरीके से प्राइस रिगिंग की है, वो आप पे फ्रॉडुलेंसी का केस भी डाल सकता है। तो फ्रॉडुलेंट फ्रॉड क्या होता है सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। तो वही बात दूसरे तरीके से बोली, चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, चाहे तो कैंसिल कर दे। ठीक है। ये तो थे पॉइंट्स ऑक्शन सेल के। बोलो ऑक्शन सेल समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये 7th पॉइंट इधर गलती से लग गया है, ये टॉपिक ही अलग है, एडिशन और डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस। तो 7th को नोट्स में काट लेना, टॉपिक है ये, एडिशन और डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है सर। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है, काफी बार होता है, जैसे अभी बजट आ रहा है या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें टैक्स रेट्स चेंज होती हैं या नहीं होती हैं? टैक्स रेट्स चेंज हो जाती है ना, कई बार इंक्रीज हो जाती है उसी सेम चीज के लिए, कई बार उसी सेम चीज के लिए जो पहले थी उससे डिक्रीज हो जाती है। तो कहीं कुछ ऐसा होता है जहां पर आपको कोई सेल करी गई है, जहां पर आपको कोई सेल करी गई है, ठीक है सर, और उस सेल जब करी गई थी उससे 1-2 दिन बाद उसका पूरा सब कुछ फाइनलाइजेशन होना होता है। तो सेल में पहले मान लो टैक्स परसेंटेज था 12%, जो कि जब फाइनलाइज होके मतलब ऑक्शन ऑक्शन छोड़ो, वो आपको बताई गई उस समय, दिखाई गई उस समय 12% टैक्स रेट था। बाद में जब सही में काम करने लगे तब सेम चीज पे सरकार ने 18% जीएसटी कर दिया। तो सर यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्या आप हकदार, मतलब ऑक्शनियर या फिर कोई भी ऑक्शनियर नहीं, सेलर जो भी है, वो आपसे क्या इंक्रीज्ड प्राइस चार्ज कर सकता है, इंक्रीज टैक्स रेट? सर बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। और उसी तरीके से मान लो आपकी जब बात हुई थी तब किसी चीज पे 18% टैक्स था, लेकिन जीएसटी की एक मेजर मीटिंग हुई, उसमें सारे टैक्सों को 5% कर दिया गया जिस भी चीज को आप खरीद बेच रहे थे। तो जब फाइनल चीज हो रही है उस समय टैक्स यदि डिक्रीज हुआ है, तो क्या बायर डिमांड नहीं कर सकता कि मेरे को 5% डिक्रीज रेट पे टैक्स दो भाई, लगाओ भाई, पहले वाला क्यों लगा रहे हो, अपन जब चीजें फाइनलाइज अभी कर रहे हैं?
सर बिल्कुल, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो बायर या सेलर के द्वारा डिमांड किया जा सकता है, पहली बात। एक्सेप्शन, सेकंड बात एक्सेप्शन, सर अदरवाइज भी हो सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जिस समय डील की बात चल रही हो और डील फाइनल हुई हो और उसकी कागजी कार्रवाई हो गई हो, उस बीच में यदि टैक्स डिफरेंस आ जाता है तो भी इनमें से ये पहले वाली टैक्स रेट हम फॉलो करेंगे या बाद वाली करेंगे, ऐसा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, तो वो फाइनल हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो फिर जो चेंज टैक्स रेट है वो तो लगानी ही है। अदरवाइज क्या है कि सर कि नहीं, जिस समय हमने डील फाइनल की है उस समय जो टैक्स रेट थी वो लगाएंगे, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं जिस समय डील माल तो सेलेक्ट हो गया लेकिन कागजी कार्रवाई जब चालू हुई है उस समय जो टैक्स रेट होगी वो लगाएंगे, या तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लें किस समय की रेट वो लोग टैक्स की एप्लीकेबल करेंगे तो वो लग जाएगी, अदरवाइज जो जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो लग जाएगी। ठीक है, वो मांगी जा सकती है। चलिए आइए पढ़ते हैं। एडिशन और डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस लगाया जा सकता है। पढ़ भाई। पढ़ भाई जशा। Oh, हाँ सर। Addition, deduction of amount of increase, decrease in taxes. Unless a different intention appears from the contract, any increase or decrease of first, customs or excise duty on goods, and second, tax on sale of or purchase of goods. Subsequent to the sale shall be dealt as under treatment of tax differences. Increases. The amount of such tax or increase of tax shall be added to the contract price by the seller, and he is still entitled to sue for and recover the same. Decrease. The amount of decreased tax shall be deducted from the contract price by the buyer and shall not be liable to pay for such deduction. कम हुआ है तो बायर कम वाली करवा लेगा, ज्यादा हुआ है तो सेलर ज्यादा वाली चार्ज कर सकता है। ठीक है, and this all is subject to a contract to the contrary unless a different intention appears। ये नीचे जो दिया है ना वो ही होगा। क्या तुमको ऑक्शन सेल और बाकी की बातें समझ में आ गई? बोलो यस और नो। ऑक्शन सेल और बाकी की बातें समझ आ गई? यस सर आ गई। चलिए अब इधर है ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से बिखरे हुए क्वेश्चन है, चारों चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 to 4 में से। ठीक है, तब तुम लोग को क्या करना है? दर्शित अग्रवाल लेट कैसे आया रे? सर मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे को 7:30 का याद रह गया था। अलार्म लगाया कर, हाँ 6:45 की सर। अलार्म लगा लिया कर। ठीक है, उससे क्या होगा, 15 मिनट रहेंगे इधर उधर होगे तो घर पहुंचने या डेस्क पे पहुंचने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनमें से काफी कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने किए हुए भी हैं, लेकिन ये जो 17 क्वेश्चंस हैं ये आप है ना कर लेना। पहले आज से अपन क्या डिस्कस करते हैं, आज से अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते हैं पहले, जो अनपेड सेलर के चैप्टर नंबर 4 का है। मुझे ये बताओ, अनपेड सेलर का चैप्टर नंबर 4 का, अनपेड चैप्टर 4 अनपेड सेलर का क्वेश्चन बैंक कितने लोगों ने देख पाए हैं? हाथ खड़े करो। ये भी क्वेश्चन बैंक के बाद में ये होना है। अब तुम्हारे क्वेश्चन बैंक और ये क्वेश्चन जितनी क्लासेस बची हैं उसके बाद में मैं वाइंड अप कर दूंगा भैया। ठीक है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो अब एग्जाम के बाद में ही होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 2-4 दिन और सीरियसनेस दिखाओ, उसके बाद में तो वाइंड अप है ही है। ठीक है, चलो सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।